आइए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। देखिए, इसके पहले हमने आपको जो बताया था कि एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम 4 तरीके के हमने बताए थे आपको। सिंपल बताया था, बूट स्ट्रैप बताया था। सिंपल में भी हमने 2 केसेस बताए थे, विद और विदाउट इवेपोरेटिव कूलिंग, और बूट स्ट्रैप में भी हमने 2 केसेस बताए थे, विद और विदाउट इवेपोरेटिव कूलिंग। उसके बाद हमने रीजेनरेटिव बताया था, उसमें रीजेनरेटिव हीट एक्सचेंजर का कॉन्सेप्ट था। उससे संबंधित हमने न्यूमेरिकल्स भी कराए थे। अब आप न्यूमेरिकल्स पे तो देख गए होंगे कि जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने कराए हैं सब करीब करीब कॉमन मेथड है सबका। और अगर आप ये कर लोगे, मैं ये इतने न्यूमेरिकल्स कर लोगे तो सारे न्यूमेरिकल्स जितने भी आपके बुक में दिए होंगे वो सब भी आपसे ईजिली लग जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तो अब हम बैठते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक जो है वो रिड्यूस्ड एम्बिएंट एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो इसका 4th पार्ट है। कहने का मतलब जो हमने क्लासिफिकेशन किया था, चौथे तरीके का जो है वो एयरक्राफ्ट में रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो यूज़ होता है, चौथे तरीके का जो हम बता रहे हैं वो रिड्यूस्ड एम्बिएंट होता है। देखो, रिड्यूस्ड एम्बिएंट में एम्बिएंट एक शब्द यहाँ पर देखो आ रहा है। अब ये एम्बिएंट का मतलब क्या? एम्बिएंट से समझ में सीधी सी बात आ जाती है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है, एम्बिएंट एयर है, रिड्यूस्ड एम्बिएंट, रिड्यूस उसी के टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। कूलिंग पर्पज़ में सबसे ज़्यादा इसी को हम यूज़ कर रहे हैं हीट एक्सचेंजर के अंदर। तो इसका टेम्परेचर जो एम्बिएंट एयर है, इसका टेम्परेचर रिड्यूस कैसे होता है? सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि जो इसका टेम्परेचर है वो रिड्यूस इस तरीके से होता है कि आप ये जो एयर एम्बिएंट एयर है इसको ब्लेंड करने के बाद इसको एक टरबाइन से पास कर दीजिए। तो जब कूलिंग टरबाइन से आप पास करेंगे तो एक्सपैंड होगी, ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा। और उस केस में जब आइसेंट्रोपिकली एक्सपैंड होगी तो इसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो इसका रैम टेम्परेचर था उसी से जो है ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मेन कंप्रेसर में, देखिए यहाँ पर हमने बना भी, देखिए इसका स्कीमेटिक दिखाया भी है। इसमें क्या है कि एम्बिएंट एयर है ये, आपको पता है कि एयरक्राफ्ट स्पीड से ये अंदर की तरफ आती है। उसके बाद रैमिंग एक्शन जो हो जाता है वो एयरक्राफ्ट की स्पीड से ही हो जाता है। फिर देखिए उसका एक पार्ट जहाँ से ब्लेड ऑफ हुआ, और ब्लेड ऑफ होने के बाद ये कूलिंग टरबाइन में, पहली कूलिंग टरबाइन में गया, और इससे क्या हो गया, एम्बिएंट का टेम्परेचर रिड्यूस हो गया। आप देखो जो बात थी, जो टॉपिक था वो टॉपिक यहाँ पर सार्थक हो गया। तो क्या हो गया कि यहाँ पर एम्बिएंट का टेम्परेचर रिड्यूस हो गया, रिड्यूस्ड एम्बिएंट यहाँ पर है। पहले हीट एक्सचेंजर में पहुँचे हम, यहाँ पर एक ही हीट एक्सचेंजर यूज ही हो रहा है, पहला और दूसरा क्या होता है, एक ही है। आगे बढ़ते हैं। जो ये रैम्ड एयर है वो मेन कंप्रेसर में आई, सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट पुराना वाला। और अब उस केस में तो फिर ये एयर कंप्रेस होकर के इसका एक पार्ट जो होगा वो कंबशन चैम्बर में चला जाएगा, और जो दूसरा पार्ट होता है वो देखिए यहाँ पर आ रहा है आफ्टर कंप्रेशन, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर कंप्रेस होकर के वो यहाँ पर आया हीट एक्सचेंजर में, जहाँ पर इसकी कूलिंग हो रही है। कूलिंग देखो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ा दिया गया है, बहुत ही देखो चिल्ड एयर जा रही है यहाँ से, और टेम्परेचर डिफरेंस जब बढ़ जाता है तो कूलिंग रेट भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसका मतलब उसी स्टेज पर जो है, हायर प्रेशर की स्टेज पर कूलिंग जो होगी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कूलिंग हो गई। यहाँ पर कूलिंग हो जाने के बाद फिर से इसको टरबाइन में हमने डाला, ये टरबाइन दूसरी है, और उससे फिर क्या हुआ, ये जो कंप्रेस्ड एयर थी ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर क्या हुई, ये एक्सपैंड हुई, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हुआ। उसके बाद फिर ये केबिन में गई कूलिंग लोड को बियर करने के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो ये आप देखिए यहाँ पर सेकेंड कूलिंग टरबाइन है, उसी से रिडक्शन गियर देखिए यहाँ पर ये रिडक्शन गियर लगा हुआ है। देखिए यहाँ से इससे जो है कूलिंग टरबाइन यहाँ पर ये हो रहा है, और इसको दोनों कूलिंग टरबाइन इसी से ऑपरेट हो रही है। देखिए यहाँ पर ये देखिए यह लगाया गया है इस तरीके से, ये देखिए यहाँ ये एग्जॉस्ट फैन भी इसी के साथ लगा हुआ है, सब कॉम्बिनेशन में ही है, एक साथ देख लीजिए। तो इस तरीके से सिस्टम होता है। आइए हम इसका आपको टीएस डायग्राम पहले बना करके समझाते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें और डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे इसकी।
देखिए ये यहाँ पर हम इसका TH डायग्राम बनाने जा रहे हैं। तो आपने देखा कि ये टेम्परेचर हम y एक्सिस पे मेज़र कर रहे हैं और एंट्रोपी जो है वो x एक्सिस पे है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो एयर है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहला रैमिंग एक्शन हो रहा है। तो हम अगर 100% रैमिंग एक्शन मान रहे हैं उसी एफिशिएंसी, तो ये रैमिंग एक्शन 1 से 2 तक गया। तो ये क्या हो गया, ये हमारा एम्बिएंट प्रेशर हो गया, एम्बिएंट प्रेशर एंड टेम्परेचर यहाँ पर आया। ये केबिन का प्रेशर आ गया और उसके बाद ये रैम प्रेशर आ गया, ये रैम प्रेशर है। तो रैमिंग प्रोसेस जो हुआ वो आप देख रहे हैं 1 से 2, ये यहाँ से यहाँ तक कंप्रेस हुआ, रैमिंग हुई। रैमिंग के बाद जब ये गया मेन कंप्रेसर में, तो मेन कंप्रेसर में कंप्रेस हो गया। ये मेन कंप्रेसर का प्रोसेस है, प्रोसेस 2 to 3। तो ये जो प्रेशर आया ये मेन कंप्रेसर का ये प्रेशर है, ये प्रेशर जो है ये मेन कंप्रेसर का है। उसके बाद क्या हुआ कि रिड्यूस्ड एम्बिएंट था, तो जो हाई इफेक्टिवनेस वाले हीट एक्सचेंजर में इसको जो है डाला गया और उस केस में ये 4 तक आया। देखिए यहाँ पर कूलिंग, लॉन्ग कूलिंग हो जाएगी, ज़्यादा कूलिंग हो जाएगी क्योंकि रिड्यूस्ड एम्बिएंट से हम ठंडी एयर भेज रहे हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, ये टरबाइन में चला गया, ठंडा हुआ, उसके बाद फिर टरबाइन में गया और टरबाइन में जाने के बाद ये केबिन के प्रेशर तक एक्सपैंड कर गया। केबिन का जो प्रेशर है वो ज़्यादातर रैम प्रेशर और एम्बिएंट के बीच में ही रखा जाता है। वो इसलिए रखा जाता है क्योंकि केबिन का प्रेशर थोड़ा सा एम्बिएंट के प्रेशर से ज़्यादा होगा, तभी वो एयर जो होगी वो आसानी से एटमॉस्फेयर में भेजी जा सकेगी। तो वो ये इस तरीके से आया। फिर उसके बाद केबिन में आने के बाद ये प्रोसेस यहाँ तक 5 हो गया, उसने कूलिंग लोड को बियर किया और वो 6 पर पहुँच गया और उसके बाद वो एयर जो है वो एटमॉस्फेयर में छोड़ दी गई। तो जो प्रोसेस आया वो यहाँ से यहाँ तक आया। प्रोसेस 1 to 2 क्या हो गया, रैमिंग ऑफ एयर। प्रोसेस 2 to 3 क्या हो गया, कंप्रेसर इन द मेन कंप्रेसर। प्रोसेस 3 to 4 क्या हो गया, जो कंप्रेस्ड एयर थी फर्स्ट कूलिंग टरबाइन T1 में जो है ये जो एयर ठंडी हुई थी उसके द्वारा ये ठंडा किया गया। तो कूलिंग यहाँ पर हो गया, यहाँ पर ही आ गया फर्स्ट कूलिंग टरबाइन से जो एयर गई हीट एक्सचेंजर में, तो ये हीट एक्सचेंजर में आया ये। तो ये हीट एक्सचेंजर में जो एयर फर्स्ट कूलिंग टरबाइन से जो गई थी उससे उसके थ्रू ठंडा किया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर ये प्रोसेस 4 to 5 ये सेकंड कूलिंग टरबाइन का है। ये सेकंड कूलिंग टरबाइन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट कूलिंग टरबाइन वाला जो कॉन्सेप्ट होगा वो यहाँ पर लगेगा, इस जगह पर। कोई बहुत ज़्यादा उसके अंदर अलग नहीं है, कोई कि बहुत ज़्यादा टिपिकल हो, लेकिन ये है कि प्रोसेस बिल्कुल वैसे सिमिलर जैसे आपने पिछले वाले में पढ़ा है, कहीं कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अब फार्मूले बनाने की बात बाहर जहाँ तक आती है, फार्मूले बिल्कुल ठीक वैसे ही बनेंगे जैसे पहले हम बनाते चले आए हैं। फार्मूला कहीं अलग से कोई फार्मूला तो बनना नहीं है, फार्मूले वही चीज़ें निकालनी है जो पहले पूछा जाता है। फार्मूला आप देखो बना रहे हैं, क्या है, कह रहा है कि अगर इफ़ Q tons of refrigeration is कूलिंग लोड होगा कहाँ, इनसाइड द केबिन होगा, केबिन के अंदर ही तो होगा, और कहाँ पर होगा। तो उसके लिए द मास ऑफ एयर, उसके लिए कितनी मास चाहिए एयर की, कितना मास चाहिए एयर का, तो मास ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग, इतना कूलिंग Q टन की कूलिंग लोड लेने के लिए, तो MACP इंटू डेल्टा टी होता है। तो MACP इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू 14,000 Q। तो MA बराबर हो जाएगा 14,000 Q अपॉन CP इंटू डेल्टा टी जो होगा, ये कूलिंग लोड जो है अंदर वाला आ रहा है, ये हो जाएगा T6 माइनस T5, ये कूलिंग लोड आ गया। इसका जो यूनिट होगी kg/h में हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरा फार्मूला बनाएंगे, फार्मूले कहीं अलग नहीं है, फार्मूले सब वैसे ही बनेंगे। जो दूसरा फार्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा जरा देख लीजिए।
जो दूसरा फार्मूला बनेगा वो बनेगा कि पावर रिक्वायर्ड P, ये बराबर क्या हो जाता है, कंप्रेसर वर्क से ही निकाला जाता है, आपको पता ही है। ये हो जाएगा MACP T3 माइनस T2 होल अपान 3600 किलो वाट, यह आ जाएगा। पावर रिक्वायर्ड आ गई। अगला फार्मूला जो बना रहे हैं वो कैसे बनेगा जरा देख लीजिए। अगला फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा COP ऑफ सिस्टम। तो इस पूरे सिस्टम की COP वो क्या हो जाएगी, बहुत आसान सा फार्मूला है ये, 14,000 Q अपान 3600 P। पहले से आप देखते चले आए हो, पहले से करते चले आए हो, सब कुछ पता है आपको इसके बारे में, कहीं कोई नई चीज़ इसमें नहीं बतानी है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गई होगी बात कि हम कैसे सारी चीज़ें निकालेंगे। फार्मूले यही सब है और न्यूमेरिकल लगाने का तरीका वही है जैसे आपने पहले सीखा है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले इसमें टॉपिक की तरफ। तो रिड्यूस्ड एम्बिएंट आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, अभी हमारा विश्वास है। अब हम यहाँ पर आपको जो चारों तरह के एयरक्राफ्ट सिस्टम के एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में हमने बताया, वो कब कब यूज़ होगा और कैसे यूज़ होगा, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करने जा रहे हैं। एक टॉपिक है नया जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे जितनी भी एयर कूलिंग सिस्टम है एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन के लिए, वो कितने कितने मैक नंबर पर काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं। तो उनके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखो, ये एक जो टर्म आता है यहाँ पर आप देख रहे हैं वाई एक्सिस पर हमने एक टर्म लिया है डार्ट करके, देखिए DART करके है, ये कैपिटल में, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ये कई कंपटीशन में भी पूछा जाता है, कई इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। देखो, इसका फुल फॉर्म जो होता है ड्राई एयर रेटेड टरबाइन डिस्चार्ज टेम्परेचर। अगर इसको ढंग से बोला जाए तो ड्राई एयर रेटेड कौन सी टरबाइन, कूलिंग टरबाइन डिस्चार्ज टेम्परेचर। कहने का मतलब जो कूलिंग टरबाइन से जो एयर केबिन में आ रही है, केबिन का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर जो केबिन में जो आ रही है एयर, उसका जो टेम्परेचर होगा वो यहाँ से ये बताया जाता है। ये जैसे मान लीजिए, देखिए सिंपल के लिए जो है ना, सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में देखो ये नीचे जो दिया हुआ है ये मैक नंबर है, यहाँ पर जो हम दे रहे हैं ये क्या है, ये मैक नंबर। मैक नंबर से पता ही होगा आपको कि जो एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी और सोनिक वेलोसिटी, इसका जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, मैक नंबर कहलाता है। अब कहता क्या है कि अगर एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी लोअर है, कम है, तो यहाँ देखिए 0.4 मैक नंबर जो है यहाँ पर इसके आसपास, देखिए इसके आसपास आ रहा है, तो उस समय जो इसका मिनिमम कूलिंग टेम्परेचर करीब करीब आएगा वो 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर। और जैसे जैसे मैक नंबर बढ़ना शुरू होता है, आप देख रहे हैं मैक नंबर बढ़ रहा है, जैसे जैसे मैक नंबर बढ़ना शुरू होता है वैसे वैसे जो इस पर टरबाइन टेम्परेचर है वो भी क्या हो रहा है, वो बढ़ना शुरू हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैक नंबर बढ़ने के साथ साथ, या कह दें कि एयरक्राफ्ट की जो स्पीड है वो बढ़ने के साथ साथ जो इफ़ेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज होने लगता है सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। तो मैक्सिमम कूलिंग इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, वो कम मैक नंबर, देखिए यहाँ पर जो मैक नंबर है यहाँ पर ये कम हो गया, उसी लोअर मैक नंबर पर आता है। और कूलिंग इफेक्ट जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए जैसे जैसे विथ फ्लाइट ये क्या हो रहा है, डिक्रीज होना शुरू हो, जैसे जैसे मैक नंबर की हम यहाँ पर बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, देखिए टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो अब इसमें जो है सिंपल का जो है ये आया। दूसरा देखिए बूट स्ट्रैप, देखो बूट स्ट्रैप बड़ी वाइड रेंज तक काम कर रहा है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, मतलब लोअर मैक नंबर से ये आप इवेपोरेटिव वाला समझ के चलिए। तो जब इवेपोरेटिव वाला समझ के चलेंगे तो ज़्यादा आसान आप समझ पाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक बड़ी वाइड रेंज ये कवर कर रहा है, ऐसे ही रीजनरेटिव वाइड रेंज कवर कर रहा है। लेकिन ये क्या है कि आप ये देख लीजिए कि 1.2 के बाद जनरली दोनों का जो है टेम्परेचर
डिस्चार्ज टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ा हुआ होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि लोअर मैक नंबर पर तो ये इफ़ेक्टिव हैं दोनों बहुत ज़्यादा। अब फिलहाल सिंपल से तो दोनों होंगे ही होंगे, आप देख रहे हैं यहाँ कंपैरिजन में। लेकिन अगर मैक नंबर 1.2 से बढ़ जाता है तो वो जो है वो फिर भी उसका जो है टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो मतलब एक रेंज हाई कवर करते ज़रूर हैं, लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हाई मैक नंबर पर नहीं कही जा सकती दोनों की, बूट स्ट्रैप की भी नहीं और रीजेनरेटिव की भी नहीं। सबसे अच्छा जो काम करता है वो रिड्यूस्ड एम्बियंट वाला काम करता है, वो लोअर से लेकर के और हायर मैक नंबर तक, देखिए यहाँ तक का काम कर रहा है ये। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि देखो रिड्यूस्ड एम्बियंट में होता ये है कि अगर मैक नंबर हाई है तो और अच्छी बात है, लोअर मैक नंबर है तब भी जो है देख लीजिए यहाँ पर मैक नंबर हाई है तो उस पर जो है बाकी के देखिए ये तीनों परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे उतना अच्छा, लेकिन इसका टेम्परेचर देखिए काफ़ी रिड्यूस्ड है। तो इसका मतलब सुपरसोनिक जेट वगैरह जो होते हैं, ये बहुत बहुत तेज वेलोसिटी से चलने वाले जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट में, वहाँ पर हम रिड्यूस्ड एम्बियंट यूज़ करते हैं। तो आइए इसको दो लाइन में लिख भी लेते हैं। तो जो डार्ट होता है वर्सेस मैक नंबर, वो क्या है? ये सबसे पहले डार्ट यूज्ड फॉर different types of रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स, अलग अलग तरीके के रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज़ होते हैं ये, ठीक है। तो ये आ गया। दूसरी बात जो हम लिखना चाहते हैं जो इम्पोर्टेंट है कि रिड्यूस्ड एम्बियंट जो होता है, रिड्यूस्ड एम्बियंट renders the lower temperature at high Mach number. The lower temperature at high Mach number, देखो मैक नंबर का जो है आप कॉन्सेप्ट देख ही रहे हैं यहाँ पर, मैक नंबर किस तरीके से है ये। देखो हायर मैक नंबर पर भी जो है ये इसका टेम्परेचर लोअर होता है, देख रहे हैं यहाँ माइनस से थोड़ा सा ये ऊपर आया, बहुत हाई अगर मैक नंबर किया गया, बाकी सब माइनस में ही जा रहा है, देख लीजिए ये सब टेम्परेचर। तो इसका मतलब बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस इसकी होती है, बहुत अच्छा माना जाता है ये। तो ये काफ़ी वाइड रेंज कवर कर रहा है। और बूट स्ट्रैप भी हम कह सकते हैं कि ये जो है ये देख लीजिए माइनस में टेम्परेचर, बूट स्ट्रैप और रीजनरेटिव दोनों है, इज़ बेटर फॉर लो। तो बूट स्ट्रैप कौन सा? इवेपोरेटिव वाला बूट स्ट्रैप मान के चलिए। तो बूट स्ट्रैप एंड रीजनरेटिव ये both are better for low Mach number aircraft। ये लो मैक नंबर एयरक्राफ्ट में ये दोनों अच्छे माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में बात ये भी आ गई होगी। तो इसका मतलब जो कूलिंग कैपेसिटी है, अगर हम बोलें तो कूलिंग कैपेसिटी हम कैसे दे सकते हैं? कूलिंग कैपेसिटी जो देंगे हम वो कूलिंग कैपेसिटी ये बराबर हो जाएगा, कूलिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू क्यू सी डॉट इज इक्वल टू हो जाएगा एम डॉट सी पी टी ई माइनस टी आई। यहाँ पर टी क्या हो जाएगा? टी है केबिन एक्सिट, टी इज इक्वल टू केबिन एक्सिट टेम्परेचर केल्विन में, और टी आई क्या है? टी आई है डार्ट। टी आई क्या है? डार्ट। तो ये चीज़ आ रही है। तो ये जो है कूलिंग कैपेसिटी, मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब यहाँ से समझ में आपको आ गई होगी कि जो केबिन में एंटर होने वाली एयर है वो किस टेम्परेचर पे जा रही है? वो टी आई टेम्परेचर पर जा रही है ना। और ये जो है लोड लेकर के एग्जिट हो रही है जो वो टी पर।
तो इसका मतलब हायर टेम्परेचर जो होगा वो टी पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ के चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आपने जो देखा वो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताया। अब आप समझ में आ गई होगी बात कि किस तरीके से कैसे ये पूरा एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क करता है। तो एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हमने आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए, चाहे वो बेल कोलमैन का हो, चाहे रिवर्स्ड जूल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, या बेल कोलमैन, या हम ब्रिटन साइकिल के बारे में जो मैंने बात किया, ये सारे कॉन्सेप्ट देखो इस तरीके से थे कि जो एयर थी वो थ्रू आउट दी साइकिल सेम फेज में रहती थी। वहाँ पर कहीं पर किसी तरीके से कोई भी फेज चेंज नहीं हो रहा था। देखो होता ये है कि जब फेज चेंज नहीं होता तो उस केस में जो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो जो टेम्परेचर एयर जो लेती है और जो टेम्परेचर एयर जो है वो, तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो एयर थी वो एक ही फेज में है और उसका जो है फेज चेंज नहीं हो रहा है। तो जो वो हीट एब्जॉर्ब कर रही है या हीट रिजेक्ट कर रही है वो इन द फॉर्म ऑफ सेंसिबल हीट हो रहा है। और सेंसिबल हीट में अगर कंपेयर किया जाए लेटेंट हीट की अपेक्षा, तो इस केस में होता ये है कि हीट एब्जॉर्प्शन और हीट रिजेक्शन वो दोनों की क्वांटिटी बहुत ही स्मॉल होती है एज़ कंपेयर टू लेटेंट हीट। तो यहाँ पर जो भी है वो एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में बात ये ध्यान रखी गई है कि भाई एयर एज ए रेफ्रिजरेंट अगर लिया गया है या वर्किंग मीडियम लिया गया है तो उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि एयर जो होती है वो नॉन फ्लेमेबल होती है, आग नहीं लग सकती उससे। आग लगने में सहायक तो होती है लेकिन आग लगती नहीं है। वो हाईली फ्लेमेबल नहीं कह सकते उसको, जैसे कि और बाकी के अन्य रेफ्रिजरेंट्स होते हैं। और ये जो है एयरक्राफ्ट में एयर होने की वजह से, चूँकि यहाँ पर हम एयर को स्टोर नहीं करते तो इसलिए रेफ्रिजरेंट को कहीं स्टोर नहीं करना पड़ता, तो जो स्टोरेज कॉस्ट है वो बच जाती है। लेकिन रिसेंट में जो अभी जो नए जो चल रहे हैं, नए ट्रेंड में जो भी रेफ्रिजरेशन प्रोसेसेस है या जो एयर कंडीशनिंग हो रही है एरोप्लेन के अंदर, जो लॉन्ग रन फ्लाइट्स हैं उनमें ये सब नहीं यूज़ हो रहे हैं। ये सब पुराने ट्रेंड में चले गए और ज़्यादातर जो है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज़ होता है। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी यूज़ हो रहा है, ये नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि बहुत ही थोड़ी मात्रा में यूज़ हो रहा है और जहाँ पर ज़्यादा सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर यूज़ हो रहा है। वैसे सेफ्टी तो हर जगह होती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब आजकल जो है ऐसे मटेरियल्स और ऐसे पॉट्स बन गए हैं तो उसमें ये था कि रेफ्रिजरेशन जो है रिक्वायरमेंट, अब जो अगर हम रिसेंट एप्लीकेशन के बारे में बात करें रेफ्रिजरेशन की, तो ज़्यादातर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज़ होता है। और वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की जो COP होती है कंपैरेटिवली हाई होती है और जो सिस्टम होता है वो कॉम्पैक्ट होता है। मतलब जो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम वाला जो सिस्टम अगर हम देख रहे थे वो थोड़ा बल्की हो जाता है अगर एज़ कम्पेयर टू देखा जाए वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के, क्योंकि इसमें वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है वो कहने के लिए तो रेफ्रिजरेशन का कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो है जो कंप्रेसर्स वगैरह लेकर के अगर देखा जाए तो उसका हाई हो जाता है। फिलहाल आपने इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। देखिए इसमें आपको कॉन्सेप्ट बताया गया रेफ्रिजरेशन का क्या होता है। तो अगर हम थोड़ा सा समराइज़ करते चलें और ये बताते चलें तो आपको ये पता लगेगा कि जो रेफ्रिजरेशन होता है वो एक ऐसी साइंस है जिसमें हम किसी भी स्पीसीज़ का या किसी भी स्पेस का टेम्परेचर सराउंडिंग से नीचे ले जा सकते हैं और उसको वहाँ पर सस्टेन रख सकते हैं। सराउंडिंग से नीचे ले जाना और उसको रिटेन रखना वहाँ पर, ये इसकी जो साइंस होती है ये क्या कहलाती है, रेफ्रिजरेशन कहलाती है।
और उसके साथ आपने यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन पढ़ा, और यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन के बाद फिर आपने कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा। इसी में मैंने आपको बताया कि जो रेफ्रिजरेटर होता है और हीट पंप होता है वो क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। और आप सब लोगों को समझ में सारी बातें आ गई होंगी। और इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स भी मैंने कराए हैं आप लोगों को। रिवर्स कार्नोट साइकिल के बारे में हमने बताया, उसकी भी COP निकाली। और फिर उसके बाद बेल कोलमैन के बारे में हमने बताया, बेल कोलमैन का भी डिटेल दिया आपको। उस पर हमने जो न्यूमेरिकल्स लगाए, उसमें 2 तरीके से हमने न्यूमेरिकल्स लगाए थे, याद करिए। कि जो हमने नेटवर्क डन निकाला था, एक जो है हमने निकाला था कि जो हीट रिजेक्टेड और हीट एब्जॉर्ब जो थी उनका डिफरेंस लेकर के, और दूसरा कंप्रेसर वर्क और टरबाइन वर्क का डिफरेंस लेकर के। तो ये दोनों तरीके जो वर्क डन के हैं, ये भी आप इस तरीके को सीखे रहिए। और साथ में क्या है कि इसमें पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में हमने बताया। तो COP निकालने के लिए जो है और भी जो कॉन्सेप्ट था उसमें पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए अलग था, और जो आइसोट्रॉपिक प्रोसेस था उसके लिए अलग था। और एयर को जो है हम हमेशा डायटोमिक ट्रीट करके चल रहे थे पूरे इस पूरे जो है। तो इस तरीके से COP आप निकाल लेंगे। और गामा की जो वैल्यूज़ है वो एयर के ही लिए ली जाएगी। 1.2 में डायटोमिक मान करके ही चले थे। तो यहाँ तक इतनी चीज़ें आपने सीखी। उसके बाद फिर हमने एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हमने 4 तरीके के रेफ्रिजरेशन सिस्टम बताए, सिंपल और बूट स्ट्रैप, रीजनरेटिव और रिड्यूस्ड एम्बिएंट। सिंपल में भी 2 तरीके का बताया हमने आपको, विद और विदाउट इवेपोरेटिव कूलिंग। जिसमें इवेपोरेटिव कूलिंग में क्या होता है कि हम एक ऐसा लिक्विड भरते हैं जो इवेपोरेट होता है हीट को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ, तो उससे जो कूलिंग इफेक्ट है वो कूलर का वो बढ़ जाता है और ज़्यादा कूलिंग करने लगता है। उसमें जनरली हम नाइट्रोजन या लिक्विड नाइट्रोजन या हो गया ईथर, ये भरते हैं। तो ये सारी चीज़ें भरी जाती हैं। तो इसके साथ सभी चीज़ें हमने बताई। और अब हम ये मान के चलते हैं कि एयर रेफ्रिजरेशन के बारे में आपको काफ़ी कुछ जानकारी हो गई होगी। और अब हम जो है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल फ्रेश, जो इससे अलग होगा, और वो होगा वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। तो वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है वो ज़्यादातर जितने भी डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स आप देखते हैं हर जगह यूज़ होता है। इसका बहुत ब्रॉड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। और जब हम पढ़ाएंगे तो उसके बारे में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आपसे। और तो अब हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। लेकिन अभी जाते जाते अभी हमको एक बात और भी बतानी है कि इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, उनको लगाने का वही तरीका होगा जितने न्यूमेरिकल्स मैंने लगा दिए हैं। और इसके बाद इसके अलावा और कोई अलग से कोई चीज़ नहीं पूछी जाती। जितनी बातें आपने इसमें समझ रखी हैं, अगर ये सारी न्यूमेरिकल्स आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे और इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, तो वो न्यूमेरिकल्स जो भी आपको बुक में दिए हुए हैं या जो भी आपसे पूछे जाएंगे कंपटीशन में, हम विश्वास है हमें और हम उम्मीद करते हैं कि आप उसको लगा सकते हैं। तो अब इसमें जो है और बाकी आगे कहने के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी है इतना हमने जो भी इसमें था बताने का, डार्ट सिस्टम के बारे में जो कंपैरिजन था वो भी मैंने आपको बताया डिटेल में कि कैसे कंपेयर करते हैं अलग अलग एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम को अलग अलग मैक नंबर में। तो अलग अलग मैक नंबर के लिए भी जो है आप को कभी भी अगर कोई नया एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम डिज़ाइन करना हो तो कभी भी आप पहले उसकी मैक नंबर देखिए क्या है, कि कितनी मैक्सिमम स्पीड से वो एयरक्राफ्ट उड़ सकता है। और फिर उसके बाद वहाँ पर आप उसके लिए डिज़ाइन करिए, इंस्टॉल करिए और प्रयास करिए कि आप लोग जिस तरह तरीके के हमने चारों बताए हैं इसी में से कोई एक अच्छा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना करके जो एक बहुत ज़्यादा फीजिबल हो, एक अच्छा सा एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम सेल्फ डिज़ाइन करिए। और कोशिश करिए कि देखिए कि आपको खुद स्वयं डिज़ाइन करना कुछ आया कि नहीं आया, और उसकी COP के लिए जो है आप फार्मूला निकालिए
और फॉर्मूलेस लगभग COP के सब एक ही जैसे ही होंगे, और कुल मिला करके आप देखेंगे तो आपको बड़ा ही कॉन्फिडेंस होगा उस पर। तो अब हम आगे नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, नई बातें स्टार्ट करेंगे, नई चीज़ें होगी पेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की। तो हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यहीं तक, आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम नेक्स्ट टॉपिक से। थैंक यू।